जो बच्चे DOE से हैं, जो NCERT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इसे करें। और अभी आपके पेपर होने वाले हैं, तो जब आप ऐसे पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी कितनी है। ठीक है। फ्रांसीसी महिलाओं ने मांग की अधिकार, आपको बताना है कि फ्रेंच वीमेन डिमांडेड द राइट, उन्होंने किस चीज़ का राइट मांगा? वोट करने के लिए, विधानसभा के लिए चुनाव चुने जाने के लिए, राजनीतिक पद धारण करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों डी है, जिनका डी था। वेरी गुड, 1 मार्क्स। और प्लीज़ ज़रूर बताना टोटल जब पूरा पेपर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है। और दूसरा है बैस्टिल स्टॉर्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह फ्रांस में एक किले की जेल थी या निरंकुश शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रांसीसी आम आदमी बैस्टिल से नफरत करते थे। और हिंदी में आपने बास्टिल भी सुना होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बास्टिल या बैस्टिल एक ही है। ठीक है। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज अबाउट बास्टिल स्टॉर्मिंग? इट वॉज अ fortress prison in France. It represented despotic powers. French common man hated Bastille. All. तो इसका आंसर जो बच्चे ऑल कह रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, 1 मार्क्स। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री का आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें से है। ठीक है। आप आराम से चैप्टर जिन्होंने अच्छे से करा है, आप इधर उधर मत भागिए। ठीक है, आप इधर उधर मत भागिए, आप NCERT पे कीजिए। और हाँ, एक बात और, मैं विनीत को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये पेपर प्रोवाइड किया है। ठीक है, KVS का, तो थैंक यू। और भी बहुत से बच्चों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जैसे हेमंत है, ठीक है, हिमांशु है, तो उन सबका भी थैंक यू। लेकिन मैं इस बार विनीत का पेपर जो है दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वात संकट क्या था? इंग्लिश में देखो नीचे, आप यहाँ आराम से देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? निर्वाह मतलब है जीविका, मतलब जीवन जीने के लिए, ठीक है, मुसीबत आ जाना। तो कौन सा संकट था? पहला, आजीविका के बुनियादी साधनों के खतरे में डालने वाली एक चरमस्थिति आ गई थी, या खाद्यान्न में सब्सिडी मिल गई थी। सब्सिडी का मतलब तो सहायता मिल जाना, कि अगर आपके पास खाने को नहीं है तो हम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसमें हम मदद कर देंगे। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही है तो गवर्नमेंट कह रही है 50 रुपये हम दे देंगे, आप 50 रुपये आप दे दो, तो इसे सब्सिडी कहते हैं, जो सहायता मिलती है सरकार से। तो ऐसा तो था ही नहीं, तो फिर संकट का आएगा? अगर सरकार ही मदद कर देगी तो संकट का आएगा। खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब आपको आंसर बताना है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, जब तक आप सोचिए आंसर। एन एक्सट्रीम सिचुएशन endangering the basic means of livelihood, subsidy in food grains। ठीक है, मतलब सहायता देना फूड ग्रेन्स में, मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो सरकार ने बोला कि 70 रुपये हम भरेंगे, 30 रुपये आप भरो, इस तरीके की सहायता। तो फिर भाई प्रॉब्लम कहाँ से आई, है ना? तो उसके बाद सब्सिडी इन गुड फूड ग्रेन्स पढ़ दिया। उसके बाद है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये था या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर ए था। जिन बच्चों का ए है वो 1 मार्क्स ले लें। ठीक है, और अपने टोटल करते रहना कितने मार्क्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के ना, फिर उसके बाद अपना यहाँ ऑप्शन लिखा, फिर 1 नंबर सही है, नहीं तो गलत है, ईमानदार से वहाँ पे आप 0 लिख देना। उसके नेक्स्ट है फोर्थ, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज। ठीक है, ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। और ये जो आपको जो सब्सिडी का, ये तो उसी में था, हिस्ट्री का। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया है कि इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? कावरत्ती है, लक्षद्वीप है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए जो कावरत्ती है ना, वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, और आपसे सबसे दक्षिण बिंदु पूछ रहा है, ये अब पानी में हो चुका है, जब से सुनामी आई थी। तो उसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। जिन्होंने इंदिरा पॉइंट बोला उनका 1 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इकट्ठा दिखाते हैं। सरकार का वह रूप जिसमें केवल वही है जो सत्ता में है, मतलब जो सत्ता में, पावर में है, केवल उसी की चलेगी, और उसके समर्थक जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चलेगी। जो लाभान्वित और अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों को छोड़कर कहा जाता है, मतलब यहाँ पर ना तो इनको बेनिफिट मिलेगा, ना इनको मिलेगा, ना इनको मिलेगा। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो पावर में है और जो उसके सपोर्टर्स हैं उसको तो बेनिफिट मिलेगा, ना माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलेगा, ना वीकर सेक्शन को मिलेगा। ऐसी गवर्नमेंट कौन सी होती है? तो ऐसी होती है डिक्टेटरशिप। ठीक है, जिन बच्चों को डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उनको 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे समय में लोकतंत्र जो सबसे सामान्य रूप लेता है वह है, जो हमारे समय में जो लोकतंत्र है ना, वो सब सामान्य रूप में जनरली जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है? लिमिटेड, ये डेमोक्रेसी के चैप्टर से, लोकतंत्र की जो बुक्स है ना सिविक्स की, वहाँ से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र, सीमित लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या उपरोक्त से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जिन बच्चों ने भी बोला है, एक्सीलेंट। अब आगे देखिए 7 क्वेश्चन। ये कह रहे डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, ये कह रहे जो डेमोक्रेसी है ना वो इम्प्रूव करती है डिसीजन लेने की क्वालिटी में। क्यों करती है? हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्यों करता है? पहला, डिसीजन आर टेकन ओनली बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये कह रहे क्या लोकतंत्र में जो डिसीजन है बहुत अच्छे लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जितने भी सब डिसीजन होते हैं वो केवल कंसल्टेशन और डिस्कशन के बेस पर होते हैं। मतलब क्या लोकतंत्र के अंदर सच में ऐसा होता है कि जितने भी सारे डिसीजन है वो परामर्श और चर्चा से लिए जाते हैं, या शिक्षित लोगों द्वारा, कि केवल लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोग ही जो है ना जितने भी डिसीजन वो लेते हैं, या निर्णय बहुत लंबी अवधि में लिए जाते हैं, सभी निर्णय न्यायपालिका द्वारा लिए जाते हैं? बताइए इनमें से कौन सा आंसर है? तो जो बच्चे ए कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी डिसीजन है वो सारे के डिस्कशन से लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में तभी तो पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है ना। और ये जरूरी तो नहीं है कि जितने भी डिसीजन है वो बहुत लंबा टाइम लेंगे। अगर वहाँ पे मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो फटाफट डिसीजन ले सकती है, यस या नो। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। देखिए इसने बोला द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, ठीक है, ये लोकतांत्रिक से है। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा सपोर्ट मटेरियल जरूर करें, और जिसके पास नहीं है ना तो वो DOE ने न्यू इशू कर दिए हैं। आप साइट पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिंक नहीं देता तो आप DOE सपोर्टिंग मटेरियल लिख के ASC स्टार्टर लिख दो, ठीक है, चैनल का नाम लिख दोगे तो आराम से वीडियो मिल जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारे आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर सोच लिया होगा बच्चों ने कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, और लागू जो हुआ था ना वो हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो इसका आंसर हमसे पूछा गया अडोप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 इसका आंसर बी है, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना और अच्छे से तैयारी करना, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये डेट क्या है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 को, 1947 15 अगस्त को, है ना। और 1950 को ना हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, पता ना आपको। तो इसका आंसर 8वें का क्या हो गया, बी। अब उसके बाद आ जाइए 9 पर। जो 9 क्वेश्चन है ये कह रहा है संविधान की शुरुआत अपने बुनियादी मूल्यों के संक्षिप्त वितरण से होती है, इसे क्या कहते हैं? देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता है तो एक शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखी होती है। आप अपनी बुक्स में भी देखना, NCERT बुक्स में आगे एक पेज लिखा होगा, ठीक है, उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं शॉर्ट में, तो वो बेसिक वैल्यू बताता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो कौन है, उसे क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं, लेख कहते हैं, परिचय कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है। डी आंसर है इसका, ठीक है, जिनका डी है वेरी गुड, 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन संविधान के परिवर्तन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? मतलब हमारे संविधान की रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, तो उसके लिए कौन सा दिन है हमारा जो मनाया जाता है? तो वो है हमारा, आप बताइए, मैं 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, ये देखिए। तो इसका आंसर जो बच्चे रिपब्लिक डे कह रहे हैं ना, वेरी गुड, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि हमने इस दिन संविधान को लागू करा था। उसके बाद नेक्स्ट है पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है? जो पालमपुर के गांव के लोग हैं ना, उनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में से है। तो जो बच्चे फार्मिंग कह रहे हैं ना, जो बच्चे कृषि कह रहे हैं, खेती कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 मार्क्स। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक कृषि पद्धति है? मतलब आज मॉडर्न ज़माने की जो फार्मिंग है ना, इनमें से कौन सी मानी जाती है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कई बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं। ट्रैक्टर ट्यूबवेल, क्या ट्रैक्टर ट्यूबवेल मॉडर्न है? SYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी से चमत्कारिक बीज भी कहते हैं, उच्च किस्म के बीज भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती है। और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है, ये सभी। तो जो बच्चे ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मैंने असेसमेंट 1 से लेकर 9 के हर सब्जेक्ट के बना रखे हैं, उन्हें भी जरूर देखना पेपर की तैयारी के लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसमें एक्स्ट्रा समझाया है, जो बच्चे पुराने वो जानते भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको कह रहा हूँ। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, आप बताइए। 13 क्वेश्चन पे आ गए हम। ये कह रहा है कौन सा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगा, जल्दी बताइए।
और विनिर्माण, पर्यटन, खनन, संचार, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग या कम्युनिकेशन। तो जो बच्चे माइनिंग कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खनन। ठीक है, तो 1 नंबर। और मैं आपको बता दूं ये जो विनिर्माण है, ठीक है, ये किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। ठीक है, और ये जो पर्यटन है और संचार है ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, टर्शरी में आते हैं, तीसरे में आते हैं। ठीक है, और जो खनन है वो किस में आता है, पहले में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और ज़मीन से जो भी हम खोद रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आता है, प्राइमरी में आता है। प्राइमरी में वो आते हैं जो नेचर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, प्रकृति से जुड़े। अब 14 पर आ जाइए, कह रहे हैं मानव पूंजी में निवेश के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू। जैसे आपको मैंने बता रखा है ना कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। एक ह्यूमन को तभी कैपिटल माना जाएगा जब उसमें एजुकेशन हो। ठीक है, जब वो स्किल्ड हो, जब इस देश की प्रोडक्टिविटी में योगदान दे, उत्पादन में योगदान दे, इस देश को कमा के दे मतलब। तो कौन कौन है जो ह्यूमन कैपिटल बना सकता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल के लिए सभी। तो जो बच्चे डी कह रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, अब आज 15 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है। देखो बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शहरी, एक होती है ग्रामीण। ठीक है, एक होती है शहरी और एक होती है ग्रामीण। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। शहर के अंदर होती है 2 प्रकार की। ठीक है, एक होती है शिक्षित बेरोजगारी, शहर के अंदर भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शिक्षित, शहर के अंदर और भी ज़्यादा हो सकती है, शिक्षित। ठीक है, और संरचनात्मक और संगठनात्मक। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा। शिक्षित मतलब एक व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी है ना, उसको अगर वो नौकरी नहीं मिलती तो शिक्षित बेरोजगारी है। और संरचनात्मक मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर बदल गया किसी देश का, ठीक है, या किसी कंपनी का, तो उसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे मान लो फैशन बदल जाए, ठीक है, और पहले हाथों से काम होता था, मशीनों से काम हो जाए, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। ठीक है, संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है दूसरी नौकरी पाने के लिए, ठीक है, नौकरी छोड़ दी, तो जब तक वो उसे काम नहीं मिलेगा ना तो वो संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो उसे फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आ जाओ गाँव में। तो गाँव में 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक होती है मौसमी और एक होती है प्रच्छन्न। तो ठीक है, जो प्रच्छन्न थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। तो मौसमी में क्या होता है, जब साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी महीनों से काम नहीं मिलता। और प्रच्छन्न में क्या होता है, जितने लोगों की ज़रूरत है ना किसी मशीन में, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक मशीन में 10 लोगों की ज़रूरत है, 12 जने काम कर रहे हैं, तो 2 जने फालतू है ना, इनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा। अगर 12 लोग लगे हैं तब भी मान लो 10 क्विंटल उग रहा है, 10 जने लग रहे हैं तब भी 10 क्विंटल उग रहा है। तो ऐसे लोगों को, जो 2 जने फालतू है ना, इन्हें प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। इस पूरी परिस्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, अगर किसी को स्पीड लगी हो तो वीडियो धीरे करके सुन लेना, बार बार सुन लेना जिनको नहीं पता, क्योंकि मैं इस समय से रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी है ना, तो इसने बोला है कि कौन सा क्षेत्र आएगा मौसमी में, तो कृषि आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी महीने में काम नहीं मिलता। ठीक है, एग्रीकल्चर इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि बोते समय काटते समय किसान काम करता है, बाकी महीने ऐसे ही है ना। तो इसलिए इसका 15 का आंसर ए हो जाएगा। अब 16 पर आ जाइए। ये कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। ये देखो इंग्लिश में देखो, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था ना, और ये अभी भी चल रहा है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आप आराम से पढ़िए। तो इसका मैं सीधा आंसर बताता हूँ, फिर भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कि महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है ये, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, या 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है, या शहरी गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो जो बच्चे सी कह रहे हैं ना, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 इज़ करेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में बाकी बच्चे पढ़ लेना। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब आज 17 क्वेश्चन पर, अब हम 17 क्वेश्चन पर आ गए हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है ना। आप देखते हैं ना भारत में कितने प्रकार की स्थलाकृति है, पठार भी है, मैदान भी है, द्वीप भी है, प्रायद्वीप भी है ना। तो 6 प्रकार की होती है स्थलाकृतियाँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप भूगोल का चैप्टर देखेंगे सेकंड तो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ऐसी है जिसमें कुछ नदियों के अविरल प्रभाव होते हैं, नदियों के अविरल प्रभाव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकल रही होती हैं। और ये कह रहा है पर्यटन विकास के लिए, वहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण होगी, मैदान, पठार, द्वीप, पहाड़। तो जो बच्चे पहाड़ कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ विच
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर perennial flow of some river provide facility for tourism and ecological aspects। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? माउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझी सीमाएं। मतलब आपको देखो भूगोल में जो आपका चैप्टर है ना, तो आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में दे रखा है ना पहला लेसन। तो इसका मतलब ये आपसे देखो किस तरीके से पूछा है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो, इंग्लिश में देखिए आप, कौन सा ऐसा देश है जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, बताइए कौन है इनमें से? तो चीन है, भूटान है, नेपाल है या म्यांमार है? तो जो बच्चे नेपाल कह रहे हैं ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मैप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कोई भी किसी भी देश की सीमा पूछ सकता है। इससे आइडियल पेपर कैसा आ सकता है। उसमें कह रहा है ये मींडर किससे रिलेटेड है? मींडर। ठीक है, तो मींडर जो है ना, ऐसे नदियाँ जो है सांप की ऐसे करती की तरह बनते हुए जाती हैं। तो ये पूछ रहे हैं मींडर के प्लेन में, माउंटेन में, प्लेट्यू में, डेजर्ट में, किस में पाया जाता है ये? ठीक है, तो हम माउंटेन में ही देखते हैं, बाकी एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, संविधान के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फादर कितने कहा जाता है बच्चों, जल्दी बताइए, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। तो जो बच्चे ए कह रहे हैं, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि गतिविधि कौन सी है? देखिए, देखो 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक होती है फार्मिंग एक्टिविटी और एक होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अगर आप एग्रीकल्चर, खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हो ना, तो फार्मिंग एक्टिविटी है। और अगर उसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, आप दूध वगैरह बेच रहे हो, ये सब किस में आएगा? नॉन फार्मिंग में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जो बच्चे डी कह रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, किससे लिया गया? डेमोक्रेसिया से। ठीक है, डेमोक्रेटिया से, डेमोस से या क्रेटिया से? तो जो बच्चे डेमोस कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर डेमोस है। ठीक है, आप इसे अगर सपोर्ट मिनट में देखोगे और बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, आपकी बुक लोकतांत्रिक से ही है। उसके बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कितना है? देखो, आपको बताना आकार के मामले में भारत कौन से नंबर पे है। देखो, ये पॉपुलेशन के मामले में नहीं बोल रहा, एरिया के मामले में बोल रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, व्हाट इज द इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो बच्चे 7th कह रहे हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एरिया के मामले में हम जो है 7th नंबर पर है। और ये सारे याद कर लेना, 1st नंबर पे कौन है, 2nd नंबर पे कौन है, 3rd नंबर पे कौन है। ठीक है, अब आगे देखो, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आपको बताना है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, देखिए ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ, ये सारे कर लेना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा आप भी वर्क करना। तो इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, जिन बच्चों ने ए बोला है उनको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे जो है ना स्टार्ट हो चुके असर्शन और रीज़न। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है। 25 करने जा रहे हैं। पार्ट बी हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। और पेपर का पैटर्न भी एक बार थोड़ा सा बता दूं मैं। ठीक है, देखिए जो आपका पेपर का पैटर्न ऐसे आएगा, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 करने होंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में 22 आएंगे, उसमें आपको 18 करना है खाली। और सेक्शन सी में 12 आएंगे, उसमें तो आपको खाली 10 करने हैं। सेक्शन डी में 2 आएंगे मैप, वो आपको दोनों करने हैं। जो CBSE ने इशू किया है ना, वही फॉलो होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। देखो CBSE, ये जो अगर DOE के बच्चे देख रहे हैं वो ये सोचेंगे सर CBSE, मैं आपको बता दूं कि जो CBSE है ना पूरे इंडिया के लिए होती है, वो रूल्स रेगुलेशन वही बनाती है। ठीक है, और उसी को सारे के सारे जो अलग अलग स्टेट के बोर्ड होते हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो अपना बोर्ड फॉलो करवाना चाहे अपना बोर्ड फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब CBSE के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो दिल्ली वाले CBSE के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत रखना अपने अंदर। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन 1805 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। ये कह रहा है कि 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट है ना, वो सम्राट का ताज उससे पहना था। तो पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए ना, तो सबसे पहले चेक किया कि दोनों सही हैं या गलत है। सबसे पहले ये चेक करना होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, ये। और दूसरा, इनिशियली मैनी सॉ हिम एज ए लिबरेटर, लोगों ने शुरू में से लिबरेटर देखा, मतलब किस उदार विचारों वाला देखा, जो लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, जो लोगों को आज़ादी देगा। क्या ये दोनों सही है? पहले चेक करो।
तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो 1804 में बना था। ठीक है, अब आप देखिए जब ए गलत होता है आर सही होता है तो हम किस पर टिक करते हैं। देखो ये लिखा ए गलत है आर सही है तो हम डी पर टिक करते हैं। सुन रहे मेरी बात? तो इसलिए सबसे पहले देखा करो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों चेक किया करो। तो अगर ए रोंग है आर करेक्ट है तो हम क्या आंसर बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ गया। तो जिनका डी था वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। भारत के लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। क्या ये सही है कि भारत के लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं या कोई और बाहर से चुनकर लेकर आता है यहाँ पर? ये कह रहा है कारण ये है कि भारत एक लोकतंत्र है। पहले चेक करो दोनों ट्रू है। हाँ बिल्कुल ट्रू है, भारत में लोकतंत्र भी है और भारत के लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। क्या प्रतिनिधि चुनने का कारण यही है कि यहाँ पर लोकतंत्र है? हाँ ये भी एक कारण है ना। तो इसका मतलब दोनों सही है, कारण भी ठीक है। इसलिए जब दोनों सही होते हैं और कारण भी सही होता है तो हम ए पर टिक करते हैं, तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन इंडिया पीपल लाइक देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, रीज़न इंडिया डेमोक्रेसी। ये दोनों ट्रू हैं तो इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे देखिए 27। ये कह रहा है कि पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। क्या मानते हैं पाकिस्तान को लोकतांत्रिक देश? ठीक है, हाँ मानते तो हैं ही, मानते हैं। कारण पाकिस्तान में अंतिम शक्तियाँ सैन्य अधिकारियों के पास होती हैं। देखिए ये कह रहा है कि इन पाकिस्तान फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर। ये कह रहा है कि वहाँ पे फाइनल पावर ना मिलिट्री ऑफिसर के पास में होती है। देखो ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे जो मिलिट्री है ऑफिसर वही सब डिसाइड एक तरह से करते हैं, फाइनल पावर के रूप में उनके पास शक्ति है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी ये भी माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी इस वजह से है कि वह मिलिट्री पावर है, ये रीज़न गलत है। ठीक है, मतलब कहने का दोनों ठीक तो हैं लेकिन रीज़न सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ए मैंने गलती से बोल दिया, इसका बी है ना, बी था ना, जब रीज़न सही नहीं होता तो बी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्योंकि बहुत बार वहाँ पे तख्ता पलट भी हो चुका है ना, इसलिए हम इस पर बी पे टिक कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। मतलब जहाँ लोकतंत्र होते हैं वहाँ पे सबकी डिग्निटी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। हाँ, कारण कि ऐसा इसलिए होता है कि लोग शासक के अधीन नहीं होते बल्कि वो स्वयं शासक होते हैं। मतलब यहाँ पे लोग जो है ना शासकों के गुलाम नहीं है, बल्कि खुद के राजा होते हैं। हाँ, हम सब अपने खुद के हमारे रूल्स है, खुद के रेगुलेशन है। मतलब कहने का ये कि जनता ही तो चुनती है लोगों को, है ना, नेता बनाती है। तो ये दोनों ठीक है, और गरिमा इसलिए तो है क्योंकि हम खुद के शासक हैं। तो कारण भी ठीक है, लोग ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख लेना, मैं पढ़ दिया मैंने। पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड टू द रूल बट दे आर रूलर रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी रूलर देमसेल्व्स। ठीक है, ये था और ये था इसमें। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, और इसका जो है असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ए आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। देखो ये जो पेंसिल से लगे इसको मत देखना आप, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है। बताओ कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कंसल्टेशन और डिस्कशन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होते हैं ना उसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उसमें डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है। बिल्कुल ठीक। तो देखो दोनों बिल्कुल ठीक है और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ देते हैं कि लोकतंत्र परामर्श और चर्चा पर आधारित है। बिल्कुल ठीक। एक लोकतांत्रिक निर्णय में हमेशा कई व्यक्ति चर्चा और बैठक शामिल होती है। देखो चर्चा हो रही है, बार बार बैठक हो रही है, तभी तो चर्चा पर आधारित हुआ ना लोकतंत्र। इसलिए दोनों ठीक है, कारण भी सही है, तो इससे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका सही था मार्क्स करते रहना अपने। उसके बाद आ जाइए 30 क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय पठार का एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। जो दक्कन का पठार है ना, क्या वो ब्लैक सोइल एरिया है? ठीक है, हाँ ब्लैक सोइल है। डेक्कन ट्रैप को दुनिया के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता नहीं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप में अन्न भंडार, ठीक है, ये गलत है। ओके, और अगर आपको मैं बता दूं और अगर आपसे पूछे ना कि ये ग्रेनिट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो वो प्लेन नॉर्दर्न को कहते हैं। आप ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जब खोलेंगे तो उसका लास्ट पैराग्राफ देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कर लेना। लास्ट पैराग्राफ बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये कह रहा है जब पहाड़ियों से असंगठित सामग्री पानी को अवशोषित करती है और भारी हो जाती है तो वे
ये मोबाइल बन जाती है। मोबाइल का मतलब होता है जाना, गति करना, मतलब बहना, ठीक है। और भूस्खलन का कारण बनती है, तो बिल्कुल ठीक है। कह रहे कारण ये है कि भारत के उत्तरी पर्वत युवा वाले पर्वत होते हैं, ठीक है। और देखो भारत के जो उत्तरी पर्वत है ना वो अभी युवा है, अभी उन्हें कुछ करोड़ साल ही हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर भूस्खलन आते रहते हैं। तो दोनों सही है, कारण भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ए आंसर है। उसके बाद 32 है, छोटी धारा या नदियाँ जो मुख्य नदी में गिरती हैं, ठीक है। जो छोटी नदी आगे इसमें गिरती है उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। बिल्कुल ठीक लिखा है ये, ठीक है। जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिल रही है ना, इस नदी को सहायक नदी कहा जाएगा और इसे मुख्य नदी कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आप साथ से पढ़ सकते हैं। जो स्मॉल स्ट्रीम है ना, या जो रिवर है जो मेन रिवर के अंदर ज्वाइन हो जाती है उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी। तो बिल्कुल ठीक लिखा है ये कह रहे यमुना जो है ना रिवर, ठीक है, दिल्ली में बहते हैं ना यमुना रिवर, कह रहे वो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये यमुना रिवर ना आगे जाके इलाहाबाद में ना ये गंगा रिवर में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर इसका रीज़न ये सही नहीं है। ये कह रहा है कि सहायक नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यमुना गंगा में मिल जाती है, ये तो लग ही नहीं रहा। इसलिए दोनों ठीक है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। उसके बाद नेक्स्ट है अभिकथन में हिमाद्री में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। जो हिमाद्री है ना उसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। माउंट एवरेस्ट भी है ना, ऐसे K2 भी है। ये कह रहा है कश्मीर में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो क्या कश्मीर में है? वो तो नेपाल में है ना। तो ये ठीक है, ये गलत है। और जब ए ठीक होता है और कारण जो है वो गलत होता है तो हम क्या लिखेंगे? ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इंग्लिश में नीचे लिखा होगा यहाँ, हिमाद्री है द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हिमाद्री जो टॉलेस्ट पीक है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं आप। ये कह रहे माउंट एवरेस्ट जो है वो कश्मीर में है, ये तो गलत है ना, इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जब ए ठीक होता है, सजेशन ठीक होता है, रीज़न गलत होता है तो हम किस पर टिक करते हैं? सी पर टिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। देखो हमारे सभी भारतीय लोगों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया हुआ है या नहीं किया हुआ? किया हुआ है। तो क्या ये ट्रू है? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द पीपल, बिल्कुल ट्रू है ये। फिर ये कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पर एक बात बताइए कि सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये रीज़न तो नहीं है ना इसका। इसे दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन रीज़न जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे अगर वो सबसे बड़ी होगी तो नहीं ना, जनरल चीज़ सोचो, ठीक है। हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और ये सबसे बड़ा भी है, पर एक्सेप्ट करने के कारण सबसे बड़ा होना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हो गया आप सबको? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अभिकथन फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक दुनिया की नींव रखी, बिल्कुल ठीक। और अगर ये विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार देता है, बिल्कुल ठीक। और देखो आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक दुनिया की जो नींव रखी उसका कारण यही था कि इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है सबको सिखाया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? एक आधुनिक राजनीतिक दुनिया के सामने आई। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका ए आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, ये कह रहा है इट गिव्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। किसने दिया? फ्रांस ने दिया, ठीक है। इसका ये कारण सही लिखा है। ऐसा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो ये कह रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आज जो आधुनिक राजनीति देख रहे हैं, जो आज समाज देख रहे हैं, वो फ्रेंच की क्रांति का ही परिणाम है। कारण यह है कि इसने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड किया वर्ल्ड को। इसी कारण की वजह से आज मॉडर्न
पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ड आया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये परिणाम निकला ये। ठीक है, इस परिणाम का कारण ये है। क्लियर हो गया, इसलिए इसका ए आंसर है। उसके बाद आप 36 देखिए, ये कह रहा है अधिकांश क्रांति का नेतृत्व समाज के मध्य वर्ग ने किया, और कारण कह रहे कि आमतौर पर मध्य वर्ग समाज में सबसे अमीर लोग होते हैं। नहीं ना, जो आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, हिस्ट्री का जो चैप्टर आपने 1 पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्या उसमें मध्य वर्ग बहुत अमीर थे? ये तो गलत है। सबसे पहले आप ये चेक किया करो दोनों ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये तो फॉल्स है ना, पहले पढ़ ला करो। ये ट्रू है, तो जब असेसन ट्रू होता है, रीज़न गलत होता है, तो कौन से हम लिखते हैं? सी लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशन लेड बाय द मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि जनरली मिडिल क्लास आर मोस्ट रिच पीपल इन द सोसाइटी। ये कह रहे हैं जनरली जो मिडिल क्लास होता है वो बहुत रिच होता है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप इंग्लिश में नीचे पढ़ लिए, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये कह रहे कि चलो इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बिग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। ये देखो वन ऑफ द लिखा है, ये नहीं लिखा कि सबसे बड़ी है। ठीक है, हिंदी में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये नहीं लिखा। विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये नहीं लिखा। विश्व का एक बड़ा देश है, ये लिखा, तो ट्रू है ये। 7वें नंबर पर आता है ना एरिया में, हाँ या ना, तो ट्रू है ये। ठीक है, ट्रू है ना, हाँ वेरी गुड। तो ये बता रहा है। और भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर है या नहीं है? दोनों ठीक है, लेकिन क्या अगर कोई देश पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर होता है तो वो एरिया में बड़ी हो जाएगी? नहीं ना, तो इसका मतलब इसका आंसर बी है। ठीक है, जब रीज़न सही नहीं होता लेकिन दोनों ट्रू होते हैं तो बी पे टिक करते हैं। आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहेगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस पेपर जरूर कीजिए, और इससे आइडिया लीजिए पेपर कैसे आ सकता है। मतलब जिस बच्चे ने SST के लिए तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एनसीईआरटी की बुक सपोर्टिव मटेरियल पूरा पढ़ लें और प्रैक्टिस पेपर कर लें, फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने हैं। ठीक है, और हिमालय का निर्माण, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, हिंदी में और इंग्लिश में पढ़िए। ये कह रहे हैं हिमालय इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखो ये बिल्कुल ठीक है, जो प्लेटें है ना, 7 प्लेट आपने पढ़ी होंगी आज के टाइम, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, तो ये कह रहे हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, प्लेटें आपस में टकराई, तो उसकी वजह से हिमालय बना, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे कार्य की पृथ्वी की अधिकांश विशेषता विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ना बहुत बड़ी मात्रा में टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से हिमालय भी बन गया, तो बिल्कुल ठीक है ये। और मोस्ट ऑफ द लिखा है, सभी ने लिखा, तो ये भी एक रीज़न है इसका, हिमालय बनने का यही तो रीज़न है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होना। तो इसका मतलब असेसन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और कारण भी ठीक है, तो इसका ए आंसर है। ठीक है, हिंदी में समझ गए ना। अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में नहीं पढ़ता तो थोड़ा आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें ना। ठीक है, आप भी पढ़ें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जब मैं आपको पेपर करवाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, तो आप लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपको लगती है अच्छी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है लाइक करना, बस ये होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई मेरी कुछ वैल्यू है, भी हो जाता है बस, है ना। चलो, तो उसकी वजह से मैं कहता नहीं, लेकिन बहुत कम मैंने देखा कि लाइक थे, तो इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है। भाई ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। डेमोक्रेसी हैविंग स्लो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब डिसीजन बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि डिसीजन इसलिए धीरे लिए जाते हैं क्योंकि रीज़न दिया, इट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये जो है ना, कंसल्टेशन प्रोसेस, इसमें जो है सलाह मशवरा लिया जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे देश में निर्णय जो है ना बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई भी निर्णय लेने से पहले डिस्कशन किया जाता है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल ठीक रीज़न है इसका, ये एक रीज़न है इसका। अगर एक भी रीज़न उसका है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है तो इसका मतलब आंसर ठीक है, ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सबको? पहले देखा करो दोनों ट्रू है या नहीं है। ओके, आप कहेंगे सर ऐसे आएंगे इतने सारे, भाई आएंगे तो सही असेशन वाले, ठीक है, आपको करनी पड़ेगी तैयारी अच्छे से, चैप्टर की रीडिंग और चैप्टर का मीनिंग जो सेंटेंस है अच्छे से कर लो, अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस। उसके बाद भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। भाई अपने देश की तारीफ कौन नहीं करेगा, है ना, है ही सबसे अच्छा और सच में अच्छा ही है। ये कह रहे वह सबसे लंबा संविधान है, ये सबसे लंबा संविधान, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पर एक बार बताओ, हम अपने संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान इसलिए कहेंगे कि ये सबसे लंबा संविधान है इसलिए? नहीं ना, दोनों ठीक है लेकिन रीज़न ठीक नहीं है। हाँ या ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि हमने बोला कि एक किताब है हमारे पास, वो बहुत बहुत अच्छी है दुनिया की, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न ये अच्छा होना, उसका ये रीज़न है कि वो इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना, उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर बातें सही लिखी है, इसलिए है ना। तो ये रीज़न अकॉर्डिंग सही है, लंबा है सही है, ये भी ठीक है, लेकिन रीज़न इसका ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते तो इंग्लिश में। ये कह रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है भाई, इंडिया का है तो सबसे बढ़िया ही है। और रीज़न कह रहे हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण लॉन्गेस्ट नहीं है। इसकी क्वालिटीज़ है, इसको बनाने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना पे करा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये 41 है और यहाँ पर बोला गया है अधिकांश किसानों ने साहूकार से कर्ज लिया। ये बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादातर जो किसान है वो साहूकार से लोन लेते हैं, और ये अर्थशास्त्र का आपका जो चैप्टर है पहला उससे है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, पालमपुर के गाँव वही से है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द फार्मर टेक इन लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है साहूकार बहुत कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं, बिल्कुल झूठ लिखा है भाई, मनी लैंडर्स तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो ये गलत है। जब एसेशन ठीक है, रीज़न गलत है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पर आ जाइए 42 पर। 42 में क्या रहा है, मानव संसाधन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एजुकेशन ये जो हमें रिसोर्स बनाती है, जो हमें हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बनाती है। और ये कह रहा है एजुकेशन प्रोवाइड स्किल्स, ये भी ट्रू लिखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्किल प्रोवाइड करती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, रीज़न भी ठीक है, एसेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अगर कोई, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर डिस्कस करना। अभी कथन ये कह रहे हरित क्रांति का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कह रहे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये देखो 1960 में आया था। मैंने सस्पेंस 1 से लेकर 9 तक बना रखे हैं, उन्हें पेपर की प्रिपरेशन के लिए हर सब्जेक्ट का जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये कह रहे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसका नेगेटिव आउटकम होता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए गए, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच गया, है ना। इसका रीज़न ये है कि इट इज़ डिपेंड्स ऑन हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। हिंदी में पढ़ देता हूँ कि यह उर्वरक और कीटनाशक के भारी उपयोग पर निर्भर करता है। देखिए ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, और रीज़न भी बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि देखिए इसका एनवायरनमेंट पर इसलिए तो बैड इफेक्ट है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था। ये कह रहा है फ्रांस के अंदर ना, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी
वॉज द मेन कोर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। देखो फ्रांस को 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना। पहले में कौन आते थे? क्लर्की आते थे, है ना, पादरी वर्ग के आते थे। दूसरे में कुलीन आते थे। तीसरे में जो आम जन मानव आते थे, है ना। तो इसी वजह से जो है फ्रांस की जो है क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह होता था। तो ये तो ट्रू है। ये कह रहे फ्रेंच सोसाइटी वाज एन इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। ये कह रहे जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना उसमें समानता थी, ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ठीक है, इसलिए असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है असर्शन, देखिए प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। प्लेन मतलब पता है? मैदानी भाग, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, ये समतल ज़मीन पर है, मैदानी भाग पर है। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है ये आपका। ये कह रहे प्लेन्स आर सुटेबल फॉर सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कह रहे प्लेन जो है ना उसमें रहने के लिए अच्छा है और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है प्लेन। बिल्कुल ठीक लिखा है ये। ठीक है, मैदान जो है ना बसावट और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। अब ये कह रहे हैं, अब रीज़न देखो, ये कह रहे हैं कि क्या प्लेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट आसानी से हो जाता है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे का लेन देन, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या इसलिए ये इम्पोर्टेंट है? एक रीज़न ये भी है। बाकी यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है, ये भी रीज़न है। तो हमें एक रीज़न दिया गया, क्या इसके लिए है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय अ सिंगल पर्सन। ये कह रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक ही पर्सन ने बनाया, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है ना। ये रीज़न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसी वजह से, ठीक है, केवल उन्होंने बनाया नहीं, बहुत महान लोग हैं, उनका भी योगदान है। जैसे ये महान है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे औरों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। तो ये असर्शन ठीक नहीं है, रीज़न ठीक है। ठीक है, क्योंकि ओनली लिख दिया ना, सिंगल पर्सन लिख दिया, वन ऑफ द लिखता तो हम बोल देते, ये ठीक है। ओके, तो यार रीज़न ठीक है, असर्शन गलत है, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। ओके, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट सी है ना वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो पार्ट सी स्टार्ट हुआ है, अब जैसे कोई बच्चा अगर लगातार पूरी वीडियो नहीं देख पाते ना, वो पहले आधी देख लो, बाद में फिर देख लेना, ऐसे कर लो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों में लगे ना वो उनका तो कहना ही क्या। देखिए बच्चों, अब ना हमारी एक पैसेज आ गई है, अब इस पैसेज को पढ़ के फिर इसके आंसर्स देने हैं। तो अब यहाँ से मैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ, आप इस पैसेज को पहले आराम से खुद पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी वाले आराम से वीडियो को रोक के पढ़ें। ठीक है, जो बच्चे सच में शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पहले पढ़ें। उसके बाद जो है ना फिर आंसर जो नीचे वाले वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले ये आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो। चलो ऐसा करता हूँ, मैं पढ़ ही देता हूँ, इतनी देर में तो पढ़ ही देता हूँ मैं। ठीक है, पढ़ ही देता हूँ। देखो, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। देखो, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे ना अंडरलाइन कर ला करो कि 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे देश को एकजुट करने के लिए। ठीक है, उदारवाद का विचार सामने आ गया। ठीक है, और उदारवाद इंग्लिश में लिबरलिज्म, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद, देखो सबके लिए अलग अलग मीनिंग है। जो नया मध्य वर्ग था ना, उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समय सबकी बराबरी। ठीक है, जो नए मध्य वर्ग था। और राजनीतिक रूप से इसका क्या मतलब था उदारवाद का? एक ऐसी सरकार पर जोर देना जो सहमति से बनी हो। किससे बनी हो? सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक तथा पादरी वर्गों के विशेष अधिकार की
संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार पर का पक्षधर था। देखो ध्यान समझ लो, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। फिर 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। वो चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने जितना कमाया, जितना उसके पास पैसा पुरखों का, उससे उसकी सरकार नहीं लेगी, सब उसकी संपत्ति उसी की रहेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार के लिए मताधिकार के पक्ष में थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वो सफरेज के लिए रेडी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट डालने का राइट मिल जाए, ठीक है, सभी को वोट डालने के राइट के सपोर्ट में नहीं थे वो। फिर आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था फ्रांस था वो देश, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार के बल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। फ्रांस के अंदर भी यही था कि केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, और यूरोप के लोग भी यही कह रहे थे, ठीक है। देखो पढ़ देता हूँ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एल्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर यूरोप आ गया। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। ये कह रहे जो लिबरलिज्म है ना, वो लिबर से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद। और ये न्यू मिडिल जो क्लासेस थी ना, उन्होंने लिबरलिज्म का मतलब ये निकाला कि फ्रीडम मिलेगी सब इंडिविजुअल को, इक्वलिटी मिलेगी सभी को, कानून के बराबर, कानून सबके लिए बराबर होगा। और पॉलिटिकली उन्होंने क्या मतलब निकाला? पॉलिटिकली इट एम्फेसिस दैट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो सभी की सहमति की होगी। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। देखो फ्रांस के अंदर जब लिबरलिज्म आया तो ऑटोक्रेसी खत्म हो गई, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थी, ठीक है, वो सब खत्म हो गई, और अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट बनेगी। मतलब लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को बनाएगी। 19th सेंचुरी लिबरल्स, जो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, उन्होंने भी ये बात ध्यान में रखी थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो इनवॉल्युलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब पक्का मिलनी चाहिए, जिसकी संपत्ति उसके पास रहनी चाहिए। यट फिर भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। देखो कानून सबके लिए बराबर होगा, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिलेगी, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, फ्रांस के अंदर भी ये हुआ था, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। देखिए फ्रांस के अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लिबरल डेमोक्रेसी का ही किया गया था। और राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। और जो राइट टू वोट था वो केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जो इलेक्टेड हैं, जिनके प्रॉपर्टी अपनी है। समझ में आ गया पैसेज? अब फटाफट क्वेश्चन आंसर आप बताने की कोशिश करना। पहला है, यूरोप में 19th सेंचुरी में राष्ट्रवाद की भावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू 19th सेंचुरी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? सोचिए इसका आंसर। देखिए यूरोप के लोग भी सार्वभौमिक मताधिकार की बात नहीं कर रहे थे, यही तो मना किया ना, कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे ना कि यूनिवर्सल सफरेज सबको मिल जाए, है ना। तो आगे देखिए नेक्स्ट 48, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड फॉर लिबरलिज्म, ये कह रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो लिबरलिज्म का मतलब नहीं बताता? कानून के समय समानता बताता है, सहमति की स्वीकार बताता है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बताता है, नागरिक के पास निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं बता, मतलब ये नहीं कहता वो कहता है कि हर किसी का प्राइवेट संपत्ति भी होनी चाहिए। तो ये तीनों कहता है, ये नहीं कहता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांसीसी क्रांति के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू
फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंग्लिश में है, हिंदी में देखिए ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है, उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांसीसी क्रांति के लिए सही नहीं है। देखो, निरंकुशता का अंत फ्रांसीसी क्रांति ने करा। ठीक है, प्रतिनिधि की सरकार, एकीकृत अर्थव्यवस्था, पादी वर्गों की विशेषता का अंत, तो ये भी मना करा उन्होंने, मतलब ये भी ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, ये भी खत्म करा। और प्रतिनिधि सरकार, देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक, पादी वर्गों के विशेषाधिकार की समाप्ति और प्रतिनिधि सरकार इसके पक्ष में थे। तो बचा कौन, एकीकृत अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी। ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या आ जाएगा, यूनिफाइड इकोनॉमी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 50वां। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर नजर आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। किस देश को उदारवादी लोकतंत्र का, देखिए अब आप इसका आंसर बताइए। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश को उदारवादी लोकतंत्र का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, उदारवादी लोकतंत्र का अग्रदूत किसे माना जाता है, जिसने सभी को लोकतंत्र की तरफ ले जाने में हेल्प करी, तो वह फ्रांस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लिश में हो गया ना, विच कंट्री कंसीडर्ड एज अ पॉयनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट है, राजनीतिक अर्थों में उदारवाद का अर्थ है, पढ़ता ना हमने राजनीतिक में। तो राजनीतिक का मतलब क्या था, सहमति से बनी सरकार, सभी को निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बाय द कंसेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, लिबरलिज्म इज पॉलिटिकल सेंस स्टैंड फॉर, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा ए। आप 52 क्वेश्चन देखते हैं। उससे 52 है, कह रहा है आर्थिक उदारवाद के लिए प्रशिया की पहल पर डैश को स्थापित किया गया था। तो इंग्लिश में है, डैश वॉज सेट अप एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया फॉर इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इसका क्या है, जोल्वे राइन। ठीक है, जोल्वे राइन, तो इसका तो बी था। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट हो जाती है। अब इस पैसेज को पढ़ते हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 से है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। अब पालमपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव रायगंज है। एक सदाबहार सड़क गांव को रायगंज से जोड़ती है और आगे शाहपुर के निकटतम छोटे शहर से जोड़ती है, कस्बा। ठीक है, इस सड़क पर गुड़ से लदी बैलगाड़ी, तांगा, बोगी, भैंसों द्वारा खींची गई लकड़ी की गाड़ी को बोलते हैं बोगी, से लेकर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रैक्टर जैसे मोटर वाहनों तक कई तरह से परिवहन दिखाई देते हैं। ठीक है, इस गांव में कई अलग अलग जातियों के करीब 450 परिवार हैं। 80 उच्च जाति के परिवारों के पास गांव के अधिकांश जमीन है। ठीक है, उच्च जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और उनके घर, उनमें से कुछ के काफ़ी बड़े बड़े सीमेंट के प्लस्तर के साथ ईंट के बने हुए हैं। यहाँ पर एसटी भी रहते हैं, एससी भी रहते हैं, दलित आबादी का 1/3 हिस्सा है, 1/3 रहते हैं वो। ठीक है, और गांव के कोने में और बहुत छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी और भूसे के हैं। अधिकांश घरों जो है बिजली के कनेक्शन है। बिजली खेतों के सभी नलकूपों को शक्ति प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की छोटे व्यवसायों में इसका उपयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मतलब, और एक उच्च विद्यालय है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है, और यहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है। अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ठीक है, यहाँ इसका मतलब यहाँ विलेज भी है और टाउन भी है। ठीक है, रायगंज है। ठीक है, और अब बिग विलेज है रायगंज। रायगंज एक विलेज है, टाउन नहीं है। और इस 3 किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड, यहाँ से सारे मौसम के जो भी
मौसम हो, सड़कें पूरी जुड़ी रहती है रायगंज से। और फर्दर यहाँ पर एक नियरेस्ट में स्मॉल टाउन भी है जो है शाहपुर, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड, रोड पर बहुत सारे आपको ट्रांसपोर्ट दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे, जैसे आपको ब्लॉक कार्ट, टोंगा, बोगी, बोगी जो लकड़ी से भैंसे खींचते हैं ना उससे कहा जाता है, और जैगरी मतलब गुड़, जो गुड़ है ना वो ले जाते हुए दिख जाएंगे। और भी बहुत सारे काम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी। अगर दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, आपको याद रखना है 450 फैमिली है यहाँ पर, बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज है जो मेजोरिटी में, और लैंड इनके पास अच्छी खासी है। इनके हाउस बहुत बड़े बड़े घर हैं इनके, ठीक है, ईंटों और सीमेंट के बने हुए, प्लास्टर के बने हुए। जबकि एससी जो दलित है वो 1/3 है पॉपुलेशन के, और जो है ना एक ही कॉर्नर में रहते हैं गाँव के, मड़ी घर है, मतलब बहुत गरीब है, ठीक है। स्ट्रो में रहते हैं, स्ट्रो मतलब भूसे के बने हुए घर, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी शायद नहीं है उनके घर में, ठीक है। और आगे बता रखा है कि इलेक्ट्रिक पावर और ट्यूबवेल, और जो वहाँ पे किसान है ना वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। और स्मॉल बिजनेस भी लोग चलाते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, और यहाँ पर देयर इज 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो किसी बंदे ने खोली होगी। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और ये लिखा सिक इज ट्रीटेड, मतलब बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पालमपुर के लोग परिवहन के लिए क्या उपयोग करते हैं? बैलगाड़ी, जीप, मोटरसाइकिल या सभी? ठीक है, सभी यूज़ करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। और अगर पैसेज अच्छे से सुना है ना तो भी आराम से आंसर बता देंगे। ये कह रहा है विच फैसिलिटीज नॉट इन पालमपुर, पालमपुर में इनमें से कौन सी फैसिलिटी नहीं है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मॉल? मॉल तो है ही नहीं, ठीक है, ये फायदा होता है चैप्टर पढ़ने का। और कितने परिवार है, कितनी फैमिली है? 450, ठीक है, तो इसका आंसर ए था। और जो बच्चे अपने कर रहे थे ना तो आंसर बता दें कितने उनके सही निकलेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर? पालमपुर के जो लोग हैं ना उनका मुख्य काम क्या है? एग्रीकल्चर, क्या है? फार्मिंग। ए, ओके। 57 है, पालमपुर में कौन सा समुदाय नहीं रहता? तो देखिए वहाँ पे ट्राइबल लोग नहीं रहते। हमने एसटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना? एससी पढ़ा था, अपर कास्ट पढ़ा था, ठीक है, एसटी नहीं है वहाँ पे, सी। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब, बोलते हैं बच्चों एसटी को, ये ट्राइब खाली, ठीक है, एसटी है, ठीक है, मैंने एससी पे लगा दिया होगा तो नहीं, एससी नहीं कह रहा मैं, आदिवासी कह रहा हूँ, ठीक है, सी। ओके, नेक्स्ट है पालमपुर में खेती के लिए कौन सुविधा उपलब्ध नहीं है? हवाई जहाज नहीं है हवाई जहाज बताओ, पालमपुर के अभी तो इंडिया में आए कहाँ है जहाँ लोग किसान जो है हवाई जहाज से पानी डालते हो?